तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो हिंदी का आपका फर्स्ट बुक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों, जो पिछले 10 साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे सीबीएसई का, तो बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 20 फेब को, यानी 20 फरवरी 2023 को, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि मैं गारंटी के साथ आपको 200% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ना आज की इस वीडियो के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल छप करके आ जाएंगे। उसकी चिंता तो आप बिल्कुल मत ही कीजिए, ठीक है। बस शर्त यह है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, इस तरह की वीडियोस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। वीडियो को बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन क्या है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दे। यानी कि जो जहां कोई वापसी नहीं, ये जो पाठ है, इसके लिए कोई आपको दूसरा शीर्षक लिखना है। दूसरा शीर्षक मतलब दूसरा एक टाइटल लिख करके बताना है। और आपने ये टाइटल क्यों चुना, इसका भी आपको एक तर्क बताना है, एक फैक्ट बताना है कि क्यों आपने ये टाइटल चुना। तो देखिए, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ जो है ना, यात्रा वृतांत शैली में रचित है। यात्रा वृतांत शैली मतलब एक बंदा मान लीजिए ट्रैवल करता है, जैसे कि मैं भारत घूमता रहता हूँ या पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ, ठीक है। और घूमने के साथ साथ मैं अपनी एक डायरी में ना नोट करता रहता हूँ कि आज मैं यहाँ हरिद्वार गया तो हरिद्वार में मैंने ये चीजें देखी, आज मैं शिमला गया, आज मैं मनाली गया तो मैंने ये चीजें देखी। तो उस डायरी में मैं वो चीजें नोट करता रहता हूँ। तो वो क्या हुआ, यात्रा वृतांत शैली हुआ, ठीक है। यानी कि जो जहां कोई वापसी नहीं पाठ है ना, ये एक यात्रा वृतांत शैली में रचित है, जहां पर अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। यानी अमझर जो गांव है, वहां पर जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, लगातार पर्यावरण को जो हानि हो रहा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है जहां कोई वापसी नहीं पाठ के अंदर, ठीक है। जो छात्र छात्राएं हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, वो जहां कोई वापसी नहीं, ये जो आपका शीर्षक है, इसके स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे कि क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं। तर्क सहित आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्यों आपने ये चयन इसका किया है। क्योंकि देखिए, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि क्या वे दिन लौट आएंगे, यानी कि पर्यावरण क्या पहले जैसा था वो वापस आ जाएगा, इसीलिए ये आप टाइटल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी आप टाइटल सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको फैक्ट भी बताना होगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा जो थी उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ सारे बच्चों को आता होगा कि मनोकामना की गांठ जो है अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। अर्थात वो जो पारो जो नाम की लड़की जो थी, जो संभव से प्यार करने लग गई थी, प्रेम करने लग गई थी, वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। इसलिए उसने क्या किया, मनसा देवी पर जाकर के मन्नत मांगी। और उसको ये लगा नहीं था कि उसकी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, और उसकी मन्नत इतनी जल्दी पूरी हो गई। इसीलिए ये लाइन यूज किया गया है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर मन्नत मांगो, यानी इधर जो है इसको बांधो और उधर लग जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, आंसर आपके सामने है कि पारो भी क्या कर रही थी, संभव से प्रेम करने लगी थी। पारो नाम की जो लड़की थी ना, वो जो संभव नाम का लड़का था उससे प्यार करने लग गई थी। हर की पौड़ी पर, हर की पौड़ी कहां पर है, हरिद्वार के अंदर है, ठीक है। इस पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। एक होता है ना कि एक झलक मिलना, तो उस तरह से जब वो संभव से मिली, एक छोटी सी जो मुलाकात हुई, तो पारो जो है ना वो बिल्कुल एक तरह से विचलित हो गई। ये जो मुलाकात हुई थी उससे उससे क्या हुआ कि वो मन ही मन उससे प्रेम करने लग गई। पारो नाम की जो लड़की थी ना, वो मन ही मन किससे, संभव से प्यार करने लग गई थी, लव करने लग गई थी। वह उससे दोबारा मिलना चाहती थी
उसने भी कुछ ऐसा ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा। उसने एक धागा बांधा कि मैं चाहती हूँ हे माता जी, मैं वो मनसा देवी जी, मैं उनसे दोबारा मिलूं। ठीक है, उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी जो है उसकी जो मांगी गई जो मुराद है वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। उसने जैसे ही धागा बांधा उसके कुछ टाइम बाद ही वो उससे मिल गई, और संभव से मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई, बहुत ज्यादा खुशी की यार मैंने उसके लिए मन्नत मांगी और आखिरकार मेरी मन्नत पूरी हो गई। वह हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसी हो गई। पारो सोच रही थी कि यार मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई, मैं तो यार मन्नत मांगी थी लेकिन चलो पूरी हो गई। तो अब मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और मैं कहूंगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आप इसको ले सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। चलिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर के अंदर आ चुका है कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वाले जो है उनके मन में संवदिया की क्या अवधारणाएं हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ लिया कि संवदिया जो है उसकी विशेषता क्या है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ करके पूछ लिया कि जो गांव वाले हैं यानी गांव के लोग हैं उनके मन के अंदर संवदिया को लेकर के क्या अवधारणा देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, संवदिया वातावरण सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। संवदिया कौन होता है? संवदिया मतलब जो आपका मैसेज है, जो संदेश है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाने वाला। जैसे आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं संवदिया कौन है, तो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम संवदिया है। आपने कोई मैसेज जो है यहाँ टाइप किया और अपने फ्रेंड के पास भेजा और आपके फ्रेंड के पास वो मैसेज चला गया, तो वो जो बीच का जो मीडिएटर रहा वो संवदिया रहा। वो बीच का आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका व्हाट्सएप हो सकता है, एफबी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इंस्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे संवदिया कौन था? एक आदमी था। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो संवदिया हुआ करता था उस टाइम पे, वो वातावरण सूंघ करके यानी इन्वायरमेंट उस टाइम का देख करके कि क्या माहौल चल रहा है उसको सूंघ करके ही अनुमान लगा लेता था कि यार अगर गम भरा माहौल है तो कुछ यहाँ पर दुखी वाली बात होगी, अगर खुशी का माहौल है तो कुछ अच्छी बात होगी। इस तरह से चीजें वो उस टाइम पे अनुमान लगा लेता था। वह बहुत भावुक है, वह एक संवेदनशील और समझदार इंसान है। किसकी बात हो रही है? संवदिया की। वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है, वह चतुर भी है। और फिर ये इस तरह से बताया गया संवदिया के बारे में। अब यहाँ पर देखिए गांव वाले क्या सोचते हैं संवदिया के बारे में। तो गांव वालों के मन में संवदिया की यह अवधारणा है कि वह निठल्ला है, कामचोर है, पेटू आदमी है। यही संवदिया का कार्य करता है। यानी कि एक बंदा है जो निठल्ला है, जिसको कोई काम धंधा नहीं आता, एकदम नल्लों की तरह घूमता रहता है, कामचोर है, कोई भी काम बोले बोलता है अरे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। पेटू आदमी, दबा के खाने वाला, तो वही बंदा यहाँ पर संवदिया का काम कर सकता है। ये कौन सोच रहे हैं? गांव वाले सोच रहे हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, बिना मजदूरी के ही जो संवाद पहुंचाता है और वह औरतों का गुलाम होता है, तो ये संवदिया होता है। ठीक है, ये किसका सोचना है? गांव वालों का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे। देवसेना की जो हार थी और निराशा थी उसके कारण क्या थे, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए बच्चों। देखिए, देवसेना जो थी वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। कौन थी? जो मालवा के राजा थे हमारे बंधु वर्मा, उसकी बहन थी। हूनों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो गया था। जो हूनों का आक्रमण हुआ था ना, उससे उनका क्या हुआ था? सारा का सारा परिवार जो है वो क्या हुआ था? नष्ट हो गया था। वह एकंद गुप्त से जो है गुप्त प्रेम करती थी। एकंद गुप्त नाम का जो बंदा था उससे क्या करती थी? गुप्त प्रेम करती थी। परंतु एकंद गुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता था। यानी कि वही बात हो गई कि मैं तो तेरे को चाह रहा हूं और तू किसी और को चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बातें हो रही थी, इसीलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती है। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में एकंद गुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है, तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती है। उसने अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डट कर सामना किया। यानी वो जो थी वो अपने आप को कमजोर और असहाय जानते हुए भी उसने सोचा कि यार कमजोर हूं, असहाय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अपनी मुसीबतें जो है ना उसका डट करके सामना करना है। परंतु वह हार गई, और इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है। यही उसकी निराशा का कारण भी था। यानी कि उसने डट करके तो सामना किया देवसेना ने, लेकिन अंततः वो हार गई, और यही कारण था कि उसको एक तो प्रेम में भी असफलता मिली, यानी वो जो लव कर रही थी उसके अंदर भी उसको सक्सेस नहीं मिला, और साथ ही साथ वो और भी तरीके से यहाँ पर
हार गई जीवन में भी उसको बहुत सारी पीड़ाएं यानी दर्द मिले, तो इसीलिए कहा जाता है ये उसके निराशा के कारण थे, हार और निराशा के। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बालक वाले चैप्टर से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस जो थी वो क्यों ली? कि बालक ने चलो यार इनाम में लड्डू मांगा, चलो सुख की सांस ले लेते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र हो उस पर शिक्षा का इतना प्रकाश या कह लीजिए इस प्रकार का दबाव उचित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रकार आएगा। ठीक है, यानी कि जो बंदा या कह लीजिए जो बच्चा उसकी खेलने खाने की उम्र है यार, और उसके ऊपर जो शिक्षा का इतना ज्यादा बर्डन डालना सही होगा? आप प्राइवेट स्कूलों में भी देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाला जाता है कि नहीं पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश सीखो, फ्रांस सीखो, यहाँ पर जर्मन सीखो, चाइनीज लैंग्वेज सीखो, ये सीखो वो सीखो। यार बच्चा है, खेलने खाने की उम्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक है वो यही चीज देख रहा है और उसके प्रश्नों को सुन रहा था कि यार इसकी खेलने खाने की उम्र है और इसके जो शिक्षक है, इसके जो पिता है, वो इतना ज्यादा दबाव इसके ऊपर डाल रहे हैं। जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है। इनाम में जब जो यहाँ पर बालक है उसने जब लड्डू मांगा, इनाम में सोचिए ना और कोई भी चीज तो मांग सकता था, लेकिन जब उसने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि यार अभी इसका बचपन नहीं मरा है, अभी भी इसको जो है सो कि इस दबाव से उबारा जा सकता है। यही कारण था कि लेखक के द्वारा सुख की सांस ली गई, यानी कि लेखक ने सोचा कि अभी भी जो इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जो इतना परेशानी दिया जा रहा है, इससे इसको बाहर निकाला जा सकता है। ये कारण था कि लेखक ने सुख की सांस ली कि अभी भी बालक का बचपन मरा नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है। और जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आप रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वही है जो हर बार पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी यहां पर स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हमने वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन कि चार हाथ कहानी जो है ना, इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए इस तरह से बहुत आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहानी है, इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, ये कहानी, इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य मतलब कि उस कहानी के अंदर क्या चीजें बताई गई हैं उसको आपको बताना है। तो जो चार हाथ कहानी है ना, उसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, कैपिटलिज्म होता है, उसके अंदर जो हमारे एक तरह से कह लीजिए मजदूर लोग जो होते हैं, लेबर लोग जो होते हैं, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। ठीक है, उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे, 14 घंटे, ठीक है, 18 घंटे काम करवाया जाता है। तो ये चार हाथ कहानी का जो प्रतिपाद्य है, ये कहानी कहना चाह रहा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मनमानी करने का मौका दिया जाता है, वहां पर मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण होता है। पूंजीवादी जो होते हैं वो भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उसकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे तो मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करता है। यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर अमीर लोग हैं, उन्होंने मजदूरों को इस तरह पंगु बना दिया है कि अगर उनको 10,000 रुपए सैलरी मिलता था पहले, तो आज के टाइम पे वो 5,000 रुपए में ही काम करने के लिए रेडी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना उनको लाचार और पंगु बना दिया है मजदूरों को। ठीक है, तो ये कहानी हमारा चार हाथ जो है वो इन्हीं चीजों के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि शेर लघु कथा में लेखक ने शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवरों के घुसते चले जाने का वर्णन क्यों किया है। जो शेर लघु कथा है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे जानवर है आपके, ठीक है, इस तरह से, मेरे को ड्राइंग व्राइंग बहुत खराब है भाई मेरी, तो ड्राइंग जज मत करना। ठीक है, इस तरह से चार पैर होते हैं, मैंने क्या बना दिया ये।
ठीक है, तो जो भी है छोटे छोटे जानवर जो है वो शेर के मुंह में क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्यों घुसते चले जा रहे हैं, इसका आपको वर्णन करना है। तो ये इसलिए घुसते चले जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। देखिए क्वेश्चन दोबारा से समझिए, शेर लघु कथा में लेखक ने शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवरों को घुसते चले जाने का वर्णन क्यों किया है, क्योंकि जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, सत्ता उसे कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देकर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वह केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभनों से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का समूह बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में जा रहा है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है सीधी सीधी, यानी गवर्नमेंट आपको हर तरह का यहाँ पर वो बोलता है कि मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको फ्री में ये चीज दूंगा, वो दूंगा, और हर प्रकार के लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पीछे पीछे चल देते हैं। यानी कि वहीं पर यहाँ पर सत्ता सिस्टम की बात की गई है, जानवरों का जो है कि इस्तेमाल करके एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे यहाँ पर जब भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो सिस्टम क्या करता है, वो तरह तरह के यहाँ पर लालच देता है कि ये लो और तुम मेरे साथ आ जाओ, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर गधा, लोमड़ी, उल्लू, कुत्ता, ये सभी इनका जो समूह ग्रुप होता है बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ ये बंदा तो मेरे लिए सही कर रहा है, ये शेर के मुंह में चला जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि शेर लघु कथा में लेखक ने शेर के मुंह में छोटे छोटे जानवर घुसते चले जाने का वर्णन क्यों किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में आपको लिखना है। कार्नेलिया का गीत, ये जो कविता है, इसके अंदर भारत का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा बताया गया। देखिए यहाँ पर जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए तो वेल एंड गुड है, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको मैं एक रामबाण उपाय बताता हूँ। आंख मूंद करके ब्रह्मास्त्र आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। देखिए जब भी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की बात आती है ना, यानी प्राकृतिक रूप से कैसा है भारत, तो आप वहां पर अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ लिया, वैसे तो आपने ये वीडियो देख लिया, ये क्वेश्चन देख लिया, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, जितनी अच्छी बातें आप लिख सकते हैं उतना लिख दीजिए। टीचर आपको बिल्कुल नंबर देगा ही देगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर जरूर दे देगा, और कई बार तो ये भी होता है 3 में से 3 भी दे देगा, ठीक है। तो आप लिख करके जरूर आइएगा बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि कंजूसी करके आइएगा। हमारे टीचर हमें यही कहा करते थे कि बेटा लिख करके आना, आपका काम है वहां लिख करके आना। आपने पूरे साल भर क्या पढ़ा है उससे टीचर को कोई मतलब नहीं है। जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, बोर्ड एग्जाम का कॉपी, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने उस 3 घंटे में अपना पेपर किस लेवल तक का किया है। आपके कॉपी से ही आपको जाना जाएगा, याद रखिएगा। तो अपना कॉपी में आंसर इतना अच्छे से लिख करके आइएगा कि टीचर मार्क्स काट ही ना सके, और अगर आप इतने अच्छे से नहीं लिख सकते तो आप अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और वैसे एग्जाम से एक दिन पहले मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कार्नेलिया के गीत कविता के अंदर जो वर्णन है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का, उसको बताना है। तो देखिए भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को बता रखा है, लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है, यानी कि जो सूर्य होते भगवान हमारे, सन जो होता है वो लालिमा युक्त प्यारा सा सूर्योदय, सनराइज देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, चारों तरफ हरियाली, यहाँ पर चारों तरफ खेतों में हमें क्या देखने को मिलता है, हरियाली देखने को मिलता है। नीले आसमान में उड़ते पंछी जो है हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ये नीला आसमान है, यहाँ पर पंछी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं इस तरह से पंछियां, ठीक है, इस नीले आसमान में। और क्या दिखाई देता है, नीले समुद्र और उसकी लहरें हमें दिखाई देती हैं, नीला समुद्र बिल्कुल, और उसके लहरें यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। तो कार्नेलिया का जो गीत है इसके अंदर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है, और आप अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है। यानी यूरोप की और भारत की दोनों में मतलब दोनों देशों में आप देखेंगे, वैसे तो यूरोप आपका पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है, तो दोनों जगहों पे अगर आप देखेंगे ना तो पर्यावरण की चिंता तो है, पर्यावरण संबंधी यानी नेचर से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित चिंताएं तो है, लेकिन भिन्न है, अलग अलग है। तो वो कैसे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर समझिए, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। यूरोप के अंदर जो पर्यावरण का जो प्रश्न है ना कि आप पर्यावरण को कैसे सेफ रख सकते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसमें बात होती है कि कैसे हम लोग मनुष्य
और भूगोल के बीच में यहाँ पर संतुलन बैलेंस बना करके रख सकते हैं, ठीक है। जबकि भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का मतलब रखने का हो जाता है। दोनों देशों की पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं में अंतर है, ठीक है। यानी कि वो लोग तो चिंता कर रहे हैं कि कैसे उन लोगों का मतलब जियोग्राफी सही रहे, भूगोल सही रहे, वहां के इंसान सही रहे, लेकिन भारत के अंदर क्या चिंता हो रही है पर्यावरणीय चिंता के नाम पर? वो यहाँ की संस्कृति को तो लोग नहीं भूलते हुए जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को तो लोग नहीं भूलते हुए जा रहे हैं। तो संस्कृति, परंपरा और मनुष्य के बीच में ये जो बैलेंस क्रिएट करना है ना, इसको यहाँ भारत के पर्यावरणीय संबंधी चिंता आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत का पर्यावरणीय चिंता है और यूरोप का पर्यावरणीय चिंता है, ये हमारा भिन्न है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर के अंदर आ चुका है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। जो बनारस हमारा है वहां पर वसंत कैसे आता है और जब बसंत आता है तो उससे शहर पर क्या उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए इस चीज को। आंसर ऐसे लिखना है कि कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। जब वसंत आता है तो जो है कि लहर तारा या मधुवाही नामक मोहल्ले की तरफ धूल की आंधी चलती है। दो जगह है जहां पर क्या चलता है, धूल का आंधी चलता है, जिससे चारों ओर धूल छा जाता है, धूल ही धूल होता है, ठीक है, जैसे ही वसंत आता है तो। और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। आप भी देखते होंगे जब भी कहीं धूल की आंधी चलती है, आप वहां पर जाते हैं तो धूल अमूमन आपके मुंह में आ जाता है, तो एक किरकिराहट होता है ना, जैसे आप दांत को ऐसे किट किट करते हैं तो एक होता है ना धूल के आने से हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है। प्रायः वसंत में फूलों की बहार छा जाती है तथा सुगंध से सारे वातावरण अति मनमोहक लगने लगते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि जो बसंत होता है हमारा, वहां पर जब वो आता है तो फूलों की बहार सी छा जाती है, सारे जगह पर सुगंध ही सुगंध, स्मेल ही स्मेल, अच्छा स्मेल छा जाता है और वातावरण अति मनमोहक लगने लगता है। यानी कि यार इससे सुंदर मौसम तो है ही नहीं। नए पत्ते तथा कोपले निकलने लगती हैं सॉरी, परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वसंत आ रहा है ये बिल्कुल ही उल्टा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरे के मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है। देखिए किस तरह से वर्णन है कि भिखारी का जो कटोरा होता है ना, उस तरह से यहाँ पर वसंत दिखाई देता है। गंगा के घाट पर जो लोग होते हैं, मतलब गंगा के जो घाट होते हैं वहां लोग भर जाते हैं बिल्कुल, यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखों में नमी तक दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पर बनारस में वसंत का आगमन जो है बताया गया है, ठीक है। और इस शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ना जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम जी के मतलब किन चरित्रों के या कह लीजिए राम के चरित्र यानी राम जी का कैरेक्टर जो है उनकी किन किन विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये लाइनों को थोड़ा सा समझिए। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मैं जानऊ मतलब मैं जो है अपने भाई राम जी को जानता हूं, अपने नाथ को जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि राम जी की क्या यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है, या उनकी चरित्र की, उनके कैरेक्टर की विशेषताओं के बारे में आप बता सकते हैं। देखिए इस तरह से लिखेंगे कि मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव के माध्यम से भरत ने कहा कि वे अपने स्वामी अर्थात भाई यानी कि राम का स्वभाव बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वे बेहद कोमल है और स्नेह वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं, सरल हृदय के हैं, उनका दिल बहुत साफ है राम जी का। उन्हें तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं आता, यानी राम जी जो है हमारे, उनको अपराधी जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पर भी क्रोध नहीं आता। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है, यानी कि भरत जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो राम जी की विशेष कृपा है और प्यार है राम जी का। उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। राम जी जो है कभी भी बदले की भावना से कि मेरे को इससे बदला लेना है, मेरे को इससे बदला लेना है, ऐसी भावना से कभी भी राम जी ने काम नहीं किया। वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते थे परंतु उन्होंने कभी दूसरों को कष्ट नहीं दिया। यानी कि यहाँ भरत जी कहते हैं कि राम जी जो थे वो खुद तो दुख और पीड़ा और कष्ट जो कह सकते हैं वो सह लेते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने दूसरों को कष्ट नहीं दिया। वे खेलों में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। जब भी वो गेम खेलते थे तो कभी वो अप्रसन्न नहीं होते थे, हालांकि वो अगर हार जाए या जीत जाए, ठीक है, हमेशा ही वो प्रसन्न रहते थे। तो इस प्रकार से आपको राम जी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख
करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में आ चुका है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि दूसरा देवदास अध्याय के आधार पर पारो की मनोदशा जो थी ना उसका वर्णन करना है। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देवदास, आपने ये अध्याय चैप्टर पढ़ा होगा, इस चैप्टर के आधार पर जो पारो थी उसकी मनोदशा क्या थी वो आपको वर्णन करना है। पारो के बारे में आपको बताना है, उसकी मनोदशा के बारे में। तो पारो की मनोदशा की अगर हम लोग बात करें यानी उसकी मन की स्थिति क्या थी, तो पारो जो थी ना वो उसकी मनोदशा जो थी वो संभव से भिन्न न थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बंध चुकी थी। एक होता है ना अट्रैक्शन, फर्स्ट अट्रैक्शन, जैसे लव वाला होता है, जैसे कि मैं देखता हूँ युवाओं के अंदर जैसे होता है ना कि मैंने एक लड़की को देख लिया तो मैं बहुत ज्यादा उनके प्रति जो है एक अट्रैक्शन आ जाता है कि हाँ ये लड़की जो है इनका बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये लड़की जो है बहुत अच्छी लगी। तो उसी प्रकार से जो पारो थी वो भी जो संभव से प्रेम करने लग गई थी मन ही मन। ठीक है, उनके मन में मतलब एक तरह से होता है ना आकर्षण बैठ जाना, जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत ग्रेटफुल होता है। तो पारो क्या कर रही थी, मन ही मन संभव से प्रेम करने लग गई थी। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। यानी युवा थी वो, यानी जवान थी, जैसे आप लोग जवान हैं, तो उसी प्रकार से उनका जो मन था ना एक झलक देखने के लिए व्याकुल था कि यार एक झलक दिख जाए। ठीक है, मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया तो वह आश्चर्य जो है कि मिश्रित सुख में डूब गई। यानी मनसा देवी पर जब उन्होंने धागा बांधा और वो संभव से मिली तो एक तरह से वो आश्चर्य के उसमें डूब गई, आश्चर्य वाले सुख में कि यार इतनी जल्दी मैंने मतलब इतना मैंने धागा बांधा और इतनी जल्दी मेरे को मिल भी गए। सफेद साड़ी में उसका चेहरा लाल से गुलाबी हो रहा था। यानी कि जो सफेद साड़ी जो पहनी हुई थी उसके अंदर जो पारो थी उसका जो चेहरा था वो कह लीजिए लाल से गुलाबी हो रहा था, बिल्कुल, क्योंकि उसे भी इस बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया और मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक दृढ़ और स्थायी हो गए। यानी कि जब यहाँ पर पारो जो थी वो संभव से मिल गई तो उसने सोचा कि अब जो है मैं देवी पर एक चुनरी चढ़ाऊंगी, ये उसने संकल्प लिया पारो ने, और मन ही मन जो उनका प्रेम था वो और भी ज्यादा बढ़ गया और जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी भगवान के प्रति, देवी के प्रति, तो वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारी पारो की मनोदशा थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं। गीतावली से संकलित पदों के आधार पर ये आपको सिद्ध करना है। यानी वियोगावस्था मतलब जब कोई बंदा जो है दूर रहता है किसी से। ठीक है, जैसे आप अपनी माता श्री से अगर दूर रहेंगे तो कुछ टाइम तक तो ठीक लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना आपको लगेगा कि यार मम्मी से बहुत दूर हूं, यार बहुत दर्द हो रहा है, काश मैं मम्मी के पास रहता, मम्मी मेरे को खाना बना के देती, मेरे को डांटती, मेरे को इस तरह से करती कि यार खाना खा ले। ये चीजें जो होती है ना ये बहुत मिसिंग वाली होती है। ठीक है, तो ये चीजें है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली जो वस्तुएं होती है ना वो भी दुख देने लगती हैं। ठीक है, यानी जब दूर रहता है ना कोई बंदा तो जो चीजें उसको अच्छी लगती थी वो भी खराब लगने लग जाती है और उन चीजों से भी उसको दुख होने लगता है। गीतावली जो है ना उसके अंदर संकलित जो पद है इसके आधार पर आपको ये चीज सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती है। यानी जब बंदे का अच्छा टाइम चल रहा होता है ना उस टाइम पे जो चीजें उसको बहुत अच्छी लगती है वही चीजें उसको खराब लगने लग जाती है जब उसका बुरा टाइम चलने लग जाता है, जब वो वियोगावस्था में रहता है यानी किसी से दूर रहता है। तो ठीक है, इस कारण यह है कि मतलब इसका कारण यह है कि उन चीजों को देखकर देख करके उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों को में खो जाता है जब वो चीजों को देखता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक लॉकेट है, ठीक है, जो आपकी मम्मी ने आपको दिया और आप अपनी मम्मी से बहुत दूर है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो कुछ टाइम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप दूर रहेंगे तो आपको जो लॉकेट आपकी मम्मी ने दिया था ना आप उसको देख करके ना मन ही मन एक तरह से ना इमोशनल फीलिंग आ जाता है कि यार ये मेरी मम्मी ने दिया था, आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर बंगाल के अंदर, लेकिन मिलूंगा मैं अपनी मम्मी से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो चीजें आपको सुख के टाइम पे अच्छी लगती थी ना जब आप दूर रहेंगे ना तो वही आपको याद दिलाता रहेगा और आपका दुख का कारण एक तरह से बनता रहेगा। उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है, यानी वो जो चीजें होती है उससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति होते हैं ना वो उनका स्मरण हो जाता है, उनकी याद आ जाती है। जैसे मैंने लॉकेट वाला एग्जांपल लिया,
ठीक है। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव विह्वल हो जाती हैं। वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करती है। जब माता कौशल्या होती है वो राम जी को लेकर के बहुत ज्यादा जो है भावुक रहती है। वो सोचती है कि काश राम जी जो है बहुत जल्दी लौट आए। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि वियोगावस्था में जब बंदा दूर रहता है किसी से तो सुख देने वाली चीजें भी दुख देने लगती हैं। गीतावली के अनुसार आप इस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि 12 मासा जो है उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 12 मासा जो है उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य रचना पद्मावत से 12 मासा के अंश में नायिका पर अघन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन यहाँ पर किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो रचना है हमारी कौन सी, पद्मावत, उसी में से 12 मासा का जो अंश है उसमें नायिका जो है यहाँ पर उस पर अघन महीने का, अघन एक महीने का नाम है, अघन मास और फागुन मास, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इन मासों में यानी इन महीनों में नागमती की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अघन में नायिका नागमती विरहांगनी में जलती है। ठीक है, विरहांगनी में जलती है यानी कि एक तरह से दूरी वाली जो अग्नि होती है ना, दूर रहने की अग्नि, उसमें जलती है तथा भंवरे और काग के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती है। जो भंवरे होती हैं, जो काग कौवे होते हैं, उनके समक्ष अपनी जो दशा है वो बताती हैं। पूष माघ में नायिका शीत के कारण कांपती प्रतीत होती है, यानी पूष जो माघ होता है उसमें ठंडी बहुत पड़ती है, तो उसमें शीत के कारण वो जो यहाँ पर क्या होती है, कांपती हुई प्रतीत होती है और शीत उसके शरीर को कपाता है, तो विरह उसके हृदय को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें तकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। माघ महीने में जाड़े से हुई नागमती की विरह दशा मार्मिक वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नायिका, इस तरह से यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से 12 मासा का आप प्रतिपाद्य स्पष्ट कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा देवदास जो हमारा शीर्षक है इसकी सार्थकता यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। दूसरा देवदास, ठीक है, यानी कि एक देवदास आपने पढ़ा होगा, ये दूसरा देवदास, ये जो शीर्षक है यानी ये जो टाइटल है ये कितना सार्थक है ये आपको बताना है। तो देखिए, लेखक ने कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास जो है सोच समझ कर रखा, जो कहानी के मूल कथ्य को स्पष्ट करने में समर्थ है। जैसे कि शरद चंद्र की रचना देवदास में नायक देवदास पारो पर अपना प्रेम लुटाता है और अंत तक यह प्रेम की एक निश्चल रूप में जीवित रहता है। उसी प्रकार संभव भी क्या हुआ, पारो को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। देवदास और पारो निश्चल प्रेम के प्रतीक है, इसीलिए संभव के लिए लेखक ने दूसरा देवदास शीर्षक रखा है। यानी कि संभव भी उसी प्रकार से पारो से प्रेम कर रहा था जैसे देवदास के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर लेखक ने ये टाइटल सिलेक्ट किया है दूसरा देवदास। चलो भैया, एक और देवदास आ गया हमारा, ठीक है, तो इसलिए आपका इस प्रकार से आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, जैसे कहीं पर किसी का घर होता है, क्या होता है, घर होता है। मैं एक घर का एक ड्राइंग बना करके आपको बताता हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, जज मत करना, ठीक है। तो इस तरह से एक बंदे का ये घर है, ठीक है, तो ये प्रकृति के कारण कब विस्थापित होगा, मतलब यहाँ से कब भागेगा, जब यहाँ भूकंप आ जाएगा तो ये भाग जाएगा। कहां पर भाग जाएगा, किसी दूसरे स्थान पे भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रकृति के कारण, यानी बाढ़ आ गया तो भाग गया, और जब बाढ़ ये सब चला गया तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन जब औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन होता है, जब यहाँ पर फैक्ट्री लग जाएगा तो परमानेंटली इसको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना होगा, तो ये होता है अंतर बेसिकली। ठीक है, वही चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता रखा होगा कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर हमारा होता है। तो देखिए, बाढ़ या भूकंप प्रकृति की आपदाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं। प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं, यानी अपना घर बार छोड़ करके कहीं जाते हैं, तब यह विस्थापन अस्थायी होता है, यानी दोबारा वो आ जाते हैं। आपदा के टलते ही लोग अपने घर को लौट आते हैं और वहां पहले की तरह रहने लगते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब विस्थापन औद्योगिकीकरण के कारण होता है तो विस्थापन मतलब विस्थापित हुए लोग सदा सदा के लिए अपने घर पर परिवेश से अलग हो जाते हैं। उनकी जमीन पर कोई उद्योग यानी कोई फैक्ट्री लग जाता है, स्थापित हो जाता है, फिर वे कभी भी अपने घर को नहीं लौट पाती हैं। औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की आंधी
उन्हें घर और परिवेश से उजाड़ देती है। इन्हीं लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी भी कहा गया है। यानी कि जब उनके घरों को तोड़ करके फैक्ट्री लगा दिया जाता है उस स्थान पर, तो उनको परमानेंटली वहां से जाना पड़ता है और कहीं और घर बना करके इस तरह से रहना पड़ता है। ठीक है, और जब वो कहीं और रहेंगे तो दोबारा वहां पर आ नहीं पाएंगे, और इनको ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा इसी लाइन के ऊपर कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है, तो आपको आंसर यही लिखना है, जो औद्योगिकीकरण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं और अपने घर पर वापस कभी नहीं जा पाते हैं, उन्हें ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है और ये हमारा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से निकल जाएगा और आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे कि भरत राम का प्रेम का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ये मैं बताता हूं, उससे पहले इसको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूं। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर होता है, तो अब तो आपको ये पूरा आंसर लिखना है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पर कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा जाता है या किन्हें कहा गया है, तो आप लिखेंगे आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है या उन्हें कहा जाता है जो औद्योगिकीकरण के जो है कि मतलब औद्योगिकीकरण फैक्ट्री लगने के कारण विस्थापित हुए हैं और सदा सदा के लिए अपने घर अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं। उनका जमीन पर कोई फैक्ट्री लग जाता है और फिर वे अपने घर कभी नहीं लौट पाते हैं। यही आंधी उनके परिवेश को उजाड़ देती है। इन्हें ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए यहां पर देखिए 17वां क्वेश्चन क्या था हमारा, इसको थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर हमारा कि भरत राम का जो प्रेम है इसका प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है, यानी ये जो हमारा कहानी है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, भरत राम का प्रेम जो है कविता रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड से ली गई है। ये जो हमारी कविता है भरत राम का प्रेम, ये रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड जो है ना उससे लिया गया है, जिसमें राम जो है कि वन गमन के पश्चात भरत की व्याकुल मनोदशा एवं आत्म परिताप का वर्णन किया गया है। यानी कि जब राम जी वहां वन में चले जाते हैं यहाँ पर, तो जो भरत जी रहते हैं, ठीक है, उनके भाई, उनकी जो मन की व्याकुलता है, मन की जो दशा है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसे व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यधिक दुखी है या अत्यंत दुखी है। यानी जब राम जी 14 साल के वनवास के लिए चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, गांव मतलब वो कह लीजिए अयोध्या के जो लोग होते हैं ना सब दुखी हो जाते हैं, माताएं दुखी हो जाती है, यहाँ पर हमारे भरत जी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए राम भगवान चले गए यार, वो ऐसे ऐसे आदमी थोड़ी ना गए, राम भगवान है हमारे। भरत इस सारे दुख का दोष अपने भाग्य को ही देते हैं। भरत को लगता है कि यार ये सारा मेरे भाग्य में ही लिखा होगा, जब ही इतने अच्छे भ्राता श्री यहाँ वन गमन को चले गए मुझे छोड़कर और हमारे पूरे जगह को छोड़ करके। ठीक है, तो सभी दुखी होते हैं। तो इस प्रकार से आप भरत राम का जो प्रेम है इनका प्रतिपाद्य स्पष्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में। 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि संभव की मना स्थिति लड़की से मिलने के पश्चात क्या थी, ये वर्णन आपको करना है। देखिए अभी हमने ये भी देख लिया कि जो पारो थी उसकी मन की स्थिति क्या थी, यानी मन स्थिति का मतलब होता है मन की स्थिति क्या थी। मतलब अभी हमने पारो का देखा ना कि मन की स्थिति क्या थी, जब वो लड़के से मिली तो मन ही मन वो क्या करने लगे, उससे प्यार करने लग गए। किससे? संभव से। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि संभव नाम का जो लड़का था उसके मन में क्या चल रहा था लड़की से मिलने के बाद, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ वर्णन करना है। तो देखिए संभव की मन स्थिति यानी मन की स्थिति की बात करें तो लड़की से मिलने के पश्चात उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। उसके अंदर पुनः मिलने की बेचैनी पैदा हो गई। संभव भी सोचा कि यार दोबारा काश मैं उस लड़की से मिल पाता, पारो से मिल पाता। यह एक ऐसी निराली अनुभूति थी जो बेचैनी के साथ सुख भी प्रदान कर रही थी। वह मन ही मन उसके रूप को याद कर उससे बातचीत के बारे में जैसे कि सोचने लगा यहाँ पर। ठीक है, जो संभव था वो मन ही मन उससे जो बातचीत हुई थी, कन्वर्सेशन हुई थी, उसके बारे में याद करने लगा और वो सोचने लगा कि काश मैं उससे मिल पाता यार, ये सोचने लगा। ठीक है, ऐसा आकर्षण उसे प्रथम बार महसूस हुआ, यानी ऐसा जो अट्रैक्शन था, आकर्षण था, उसको पहली बार महसूस हुआ। किसको? संभव को। लड़की का आंख जो था
मूंद कर जैसे कि अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता गुलाबी आंचल और उसका सौम्य स्वर, संभव सारी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। यानी कि जो संभव था वो सारी रात यही सोचता रहा कि लड़की का जो आंचल था उसके बारे में, उसके स्वर के बारे में, इन्हीं रात भर इसी में सोचता रहा। होता है ना कि एक बंदा जब एक लड़की से मिलता है और अगर उसको मतलब अट्रैक्शन हो जाता है लड़की के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो सोचता रहता है, और खास करके स्टूडेंट लाइफ में तो ये चीजें होती ही होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ बताया गया है कि यकायक उससे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन जैसे कि भाने लगे और मांग में तारे भरने जैसे गीत अच्छे लगने लगे। ठीक है, देख रहे हो क्या हो रहा है। यहाँ पर उसको बिंदिया और श्रृंगार अच्छा लगने लग गया, मेकअप अच्छा लगने लग गया, और जैसे कि मांग में तारे भरने जैसे गीत जो होते हैं ना वो अच्छे लगने लग गए। सोच रहे हो भैया कहाँ तक इसकी सोच जा रही है हमारी संभव की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको मैं एक छोटा स्टोरी बताता हूँ। हमारे जब मैं 2019 में अपना मैंने एग्जाम दिया था, बोर्ड एग्जाम 2019 में, तो उस टाइम पे जब हमें ये चैप्टर पढ़ाया गया था ना, संभव अपारो वाला, तो भाई हमारी क्लास में सारे हंस रहे थे। ठीक है, सब मन ही मन में, सबके मन में होता है ना कि आपके मन में लड्डू फूटा, तो वैसे लड्डू फूटा वाला हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर ना काफी रिलेटिव है बच्चों को लेकर के। ठीक है, और मजा भी आता है चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते हंस रहे थे, सोचिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं मतलब मेरे मन में तो है, बाकी आपके ऊपर देखता हूं कि आप कितने डिमांड करते हैं। इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर टोटल 18 क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप बोलेंगे, देखिए मैंने बना भी रखा है, मैं एक दो दिखा भी देता हूं, जैसे ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो भी लेकर के आऊंगा। आपके हाईली कमेंट पर, जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे मैं इसका जरूर पार्ट 2 वाला वीडियो एक लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, बताइए कि क्या इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लाना चाहिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।